जय हिंद दोस्तों, मैं सतीश स्वागत करता हूं आपके चैनल एग्जाम प्रैक्टिस विद सतीश में। तो आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। वो इसलिए है क्योंकि इसके पहले जो मैंने एक टॉपिक लिया है ECCE, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, और जिसको कहते हैं प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि केंद्रीय विद्यालय के जो सिलेबस में क्लियरली मेंशन है यह टॉपिक। तो आइए प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चंस के द्वारा इस वाले टॉपिक की। तो ये वाला जो टॉपिक है इसको मैंने मिक्स रखा हुआ है, हिंदी में भी कुछ क्वेश्चंस रखे हैं, इंग्लिश में भी है, इसलिए दोनों मीडियम के बच्चों के लिए ये बहुत उपयोगी है। पहला क्वेश्चन देख रहे हैं हम। आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग करेक्ट ऑप्शन फॉर हाउ चिल्ड्रन लर्न। बच्चे किस तरह से सीखते हैं ये हमें बताना है। आप भी गेस, आपको भी यदि आंसर गेस करना है तो आप भी वीडियो पॉज करके फर्स्टली आंसर गेस कर सकते हैं, फिर इसका जवाब आप देख सकते हैं। राइट। तो बच्चे किस तरह से सीखते हैं, इसका सही उत्तर क्या है? तो बच्चे जो है रोट मेमोराइजेशन, तो ये तो गलत ही हो जाता है। टेक्स्ट बुक के थ्रू सीखते हैं पूरी तरह से, ये भी नहीं है। चिल्ड्रन लर्न थ्रू डूइंग थिंग्स एंड एक्सपेरिमेंटेशन, कॉपी फ्रॉम ब्लैक बोर्ड, तो इसका आंसर ये जो है ये सही हो जाता है कि चिल्ड्रन जो है करके सीखते हैं, लर्निंग बाय डूइंग जो है, और एक्सपेरिमेंट के द्वारा सीखते हैं बच्चे। इसका आंसर ये सही हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ECCE कैन बी एक्सप्लेन एज, जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन है, प्रारंभिक शिक्षा और देखभाल है, उसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो ये है क्या कि रेंज ऑफ प्रोसेस एंड मैकेनिज्म दैट सस्टेन एंड सपोर्ट डेवलपमेंट ड्यूरिंग द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ। तो यही इसका सही उत्तर है क्योंकि इसकी हमने डेफिनेशन भी पढ़ रखी है। राइट, है ना। अभी मैं इसको शो भी कर दूंगा आपको। मैंने जो पुरानी वीडियो है जो डिटेल में पढ़ाई हुई है वहाँ पे क्लियर यही डेफिनेशन लिखी हुई है, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही डेफिनेशन मेंशन है कि ECC क्या करता है। वो एक मैकेनिज्म है, प्रोसेस भी है, जो अर्ली ईयर्स में बच्चों के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराता है डेवलपमेंट के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी इज कंसीडर्ड टू बी द कमांड सेंटर। तो हमारे जो शरीर पे कमांड कहाँ से आती है हर एक काम करने के लिए? तो किडनी से तो आती नहीं है, स्टोमक से भी नहीं है, हार्ट से भी नहीं है। इसका सही आंसर क्या है? ब्रेन है। और ये भी मैं बता दूं कहा गया है कि कभी भी क्वेश्चन आता है तो ECC में है अर्ली चाइल्ड जब रहता है बच्चा 3 साल का, तो उसका लगभग 85% ब्रेन ब्रेन जो है डेवलप कर चुका होता है, डेवलपमेंट हो चुका होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एजुकेशनल कॉन्सेप्ट। तो इसके ऑप्शन ये हैं कि साइज, स्टोरी टेलिंग, शेप्स एंड इन्वायरमेंटल कॉन्सेप्ट। तो पूछा कि एजुकेशनल का कॉन्सेप्ट कौन सा नहीं है। आपने देखा वो साइज से, साइज के बारे में हम बताते हैं मैथ में, शेप्स के बारे में बताते हैं, ये कॉन्सेप्ट है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। लेकिन स्टोरी जो टेलिंग है खुद में कोई एक कॉन्सेप्ट नहीं है। स्टोरी टेलिंग के द्वारा हम कॉन्सेप्ट को बताते हैं। कॉन्सेप्ट बताने का एक वे है, तरीका है स्टोरी टेलिंग। राइट। कोई चीज़ हमें मोरल एजुकेशन देनी, कुछ समझानी है, तो स्टोरी के थ्रू हम समझाते हैं। तो ये इसका सही उत्तर हो जाता है। अगला देखते हैं। न्यूरो साइंस पर्सपेक्टिव एडवोकेट्स ECC अपॉन द आइडिया ऑफ। तो आइडिया क्या रहता है ECC का? अर्ली ईयर्स आर क्रिटिकल फॉर ब्रेन डेवलपमेंट, अर्ली ईयर्स आर क्रिटिकल फॉर फिजिकल डेवलपमेंट। इसमें बोथ आ जाता है कि अर्ली ईयर्स जो रहते हैं एक संवेदनशील रहते हैं कि दोनों में ज़रूरत होती है मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट की। तो इसका सही आंसर हो जाता है। पीरियड्स फ्रॉम डैश डैश टू डैश डैश इज नोन एज अर्ली चाइल्डहुड। तो अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड का क्या माना जाता है? तो शुरुआती से बर्थ से 8 साल की उम्र तक बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड कहलाता है। क्योंकि जब 0 से 3 इयर्स का बच्चा रहता है वो घर पे रहता है। 3 इयर्स से 5 इयर्स माना गया है ये कि प्री प्राइमरी, बाल वाटिका जैसे कह सकते हैं, आंगनवाड़ी कह सकते हैं, उसमें एंटर करने की स्टेज है जो ECC में दर्शाई गई है। और जो 6 से 8 साल का बच्चा है ये स्कूल एजुकेशन में, फॉर्मल एजुकेशन में प्रवेश करेगा। राइट। तो ये हो जाएगा क्लास 1 में और 2 में। तो 3 से 8 साल टोटल इनको, ये 5 साल हो जाते हैं, और इसको NEP में फाउंडेशन स्टेज कहा गया है। इसको कौन सी स्टेज कहा गया है? फाउंडेशनल स्टेज। ये जो 5 साल हैं 3 से 8 साल के जो बच्चे हैं। राइट। आगे देखते हैं। पीरियड फ्रॉम हो गया ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डोमेन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट का कौन सा डोमेन नहीं है? तो कहीं भी रूट मेमोराइजेशन दिख जाता है हमेशा ये उत्तर ही गलत होता है। तो नॉट आ गया,
तो ये रोट मेमोराइजेशन कोई एक डेवलपमेंट का डोमेन नहीं होता है। सोशियो इमोशनल होता है, राइट, कॉग्निटिव होता है, क्रिएटिव होता है, एस्थेटिक होता है। आगे देखते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ डोमेन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट। कहीं भी आप बात करते हैं बच्चों की, तो चाहे प्री प्राइमरी हो प्राइमरी, हमेशा बात होती है उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट की। तो इसमें क्या है कि नॉट अ डोमेन फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट, तो यहाँ पे इंजॉयमेंट ये कोई डेवलपमेंट नहीं है, राइट। डेवलपमेंट हमेशा इन्हीं का होता है, फिजिकल, सोशल, इमोशनल, राइट। इंजॉयमेंट एक तरीका होता है डेवलपमेंट का, है ना, क्योंकि इंजॉयमेंट के द्वारा उसे जो खुशी मिलती है, तो इस तरह से वो इमोशनल डेवलपमेंट उसका हो रहा है। इंजॉयमेंट खुद में एक डेवलपमेंट नहीं होता है। According to NEP 2020, how many years are covered under the foundational stage of education? आपको मैंने बता रखे हैं 5 साल कवर करे गए हैं, कि जब बाल वाटिका फर्स्ट, बाल वाटिका सेकेंड, बाल वाटिका थ्री, इसका मतलब ये 3 साल प्री प्राइमरी के, और प्राइमरी स्कूल में क्लास 1 और क्लास 2। इस तरह से ये जो है, ये कौन सी स्टेज कहला जाती है, ये पूरी एक फाउंडेशनल स्टेज कहलाती है। यही पूछा हुआ है, इसका 5 years आंसर हो जाएगा। In the first few years, millions of dash connections are formed which are critical for learning, behavior, health and development. ये न्यूरल है, तंत्रिकाएं जिसे कहते हैं। ये बहुत सारे फॉर्म होते हैं कनेक्शंस, जो लर्निंग, बिहेवियर, हेल्थ एंड डेवलपमेंट के लिए क्या है, क्रिटिकल, संवेदनशील रहते हैं बच्चों के लिए। Which is the correct representation of the orderly appearance over time of physical structures, psychological traits, behavior, ways of adapting the demand of life called। तो इसको इसके पूरे ऑप्शन नहीं दिख रहे हैं, अगले क्वेश्चन में हम इसको ले लेंगे। शायद ये है, इसको कहते हैं डेवलपमेंट, जहाँ पे फिजिकल सारी चीज़ें आ जाती हैं, फिजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियर, तो ये किस में आता है, डेवलपमेंट में आता है। What is the factor that help in growth and development in a child? कौन सा फैक्टर है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट, है ना, वृद्धि और विकास दोनों के लिए ज़रूरी है? तो वो क्या है, पॉजिटिव एंड इमोशनली सपोर्टिव इन्वायरमेंट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट एक फैक्टर होता है कि उसका इन्वायरमेंट पॉजिटिव है और इमोशनली उसको सपोर्ट करने वाला है, तो बच्चे के वृद्धि और विकास के लिए सबसे उपयुक्त वातावरण है वो। आगे देखते हैं, कुछ हिंदी में क्वेश्चंस हम देख लेते हैं। हो सकता है कुछ जो इंग्लिश में क्वेश्चंस रहे हो उन्हीं की ये हिंदी में हो, तो हिंदी मीडियम वाले भी इसके लिए बेनिफिशियल हो जाएगा ये वाली वीडियो। मानव मस्तिष्क विकास का भाग नहीं माना जाता है ना, कि मानव मस्तिष्क का विकास होगा तो भाषा, संवेदी मार्ग, संज्ञानात्मक प्रकार, सड़क मार्ग। तो ये पता नहीं किसने दे दिया है, बट यही सही होगा कि सड़क मार्ग कोई भाग नहीं है मस्तिष्क विकास का। उस अवधि का जब बच्चे मस्तिष्क शीघ्र ग्रहण करने सीखने के लिए तैयार होते हैं, तो उसको क्रिटिकल एज कहते हैं, संवेदनशील कहते हैं, राइट। आगे देखते हैं, इसमें परिपक्वता नहीं होगी, क्योंकि परिपक्वता की एज बाद में आती है। जब बच्चे शुरुआत में क्रिटिकल स्टेज में रहते हैं, तब उनका माइंड और फिजिकल बॉडी बहुत एक्टिव रहती है, तो बहुत जल्दी सीखते हैं जब छोटे बच्चे होते हैं। शुरू के कुछ वर्षों में डैश डैश मिलियंस जो आया था ना, संयोजन की संख्या में बनते हैं, जो सीखने, व्यवहार, स्वास्थ्य, विकास के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये न्यूरॉन्स कहलाते हैं, तंत्रिकाएं कहलाती हैं। ICDS, इसके बारे में भी बहुत चर्चा हुई है NEP में। ICDS के तहत ही ECC को लाया गया है, जिसका होता है इंटीग्रेटेड चाइल्डहुड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS। और इसको ये आंगनवाड़ी को ही इसके केंद्र के रूप में माना गया है। ICDS को केंद्र किसको माना गया है, आंगनवाड़ी जो रहती हैं, जिसको हम बाल वाटिका कह सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे मानव मस्तिष्क विकास का भाग नहीं माना गया है? अच्छा, ये तो हो गया है क्वेश्चन। शरीर का कौन सा कमांड सेंटर माना गया है? ये मस्तिष्क है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और प्रशिक्षकों में सृजनात्मक, अनुकूलता, उत्तरदायित्व, सूझबूझ और क्या होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, क्योंकि हमेशा किसी टीचर में पेशेंस बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब वो क्लास टीचर वो क्लास में पढ़ा रहा होता है, तो मोस्टली एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं बच्चों से, कि हम जो पढ़ा रहे हैं सबको एक बार में आ ही जाना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता है, सबका सीखने का अलग अलग पेस होता है, वो अपने पेस के अकॉर्डिंग ही सीखते हैं, तो पेशेंस होना ज़रूरी है। बच्चे की वृद्धि और विकास में क्या सहायता करते हैं? तो सकारात्मक और भावात्मक,
क्या है, पॉजिटिव और इमोशनल सपोर्ट जो है एनवायरनमेंट का, वो जरूरी होता है वृद्धि और विकास में। आगे है कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा की कौन सी अवस्था माना गया है। तो प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा की कौन सी अवस्था माना गया है, इसको बोलते हैं हमेशा बुनियादी अवस्था, राइट। इसको बुनियादी अवस्था बोला जाता है। प्रिपरेटरी स्टेज के बारे में बता दूं, ये प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं किसको, ये 3rd to 5th, क्लास 3 से जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं, ये 30 सालों को प्रिपरेटरी स्टेज कहते हैं। मिडिल स्टेज किसको बोलते हैं, मिडिल स्टेज बच्चों को बोलते हैं 6 to 8th ईयर के बच्चों को, 6 to 8th क्लास के बच्चों को, ठीक है। ये 3 साल है ना। आपको एनईपी में यदि आपने पढ़ा होगा तो शुरुआत के ये जो 5 ईयर हो गए अर्ली एजुकेशन के, 3 साल ये, 3 साल ये, और 4 साल सेकेंडरी के। तो ये मॉडल रखा गया है किसमें, न्यू एजुकेशन पॉलिसी में। क्लास 9 से लेके 12 तक के बच्चे सेकेंडरी स्टेज में आएंगे, और बुनियादी अवस्था में कहाँ से आएंगे, प्री प्राइमरी से लेके और क्लास 2 तक के, तो ये आ जाएंगे, 5 साल उनके हो जाएंगे। आगे देखते हैं, एनईपी 2020 द्वारा परिकल्पित गुणवत्तापूर्ण सार्वभौमिक ईसीसी तक पहुंचने के लिए कौन से समूह की सक्रिय भागीदारी सबसे अधिक आवश्यक है। तो यहाँ पर शिक्षकों की, शिक्षक प्रशिक्षकों की और अभिभावकों की, तीनों की भागीदारी होगी, तभी बच्चा अधिक से अधिक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर सकेगा। शिक्षक का हो गया, शिक्षक, शिक्षक प्रशिक्षक मतलब एजुकेटर्स, जो टीचर्स को ट्रेनिंग देते हैं, और यहाँ पे अभिभावक हो गया। अगला क्वेश्चन है, कौन सी आयु में विकास की दर सब अपेक्षाकृत तेज होती है। तो इसमें बताया गया है कि प्रारंभिक के जो बाई बर्थ, जब उसका बर्थ होता है उससे कब तक, 6 साल तक, वो सबसे तेज रहती है उसकी सीखने की दर, विकास की दर। बच्चों के लिए प्रारंभिक प्राथमिक कक्षा प्रारंभ हेतु सुझाया गया आयु वर्ग क्या है। प्रारंभिक प्राथमिक कक्षा, तो जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तब वो प्रवेश करता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में, जो 3 साल का, तो 3 साल से 8 साल तक का बच्चा क्या है, प्रारंभिक कक्षा कहलाती है, प्रारंभिक प्राथमिक कक्षा, अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन, जो कि 3 साल से 8 साल के बच्चे को दी जाती है। उस अवधि का नाम लीजिए, बच्चा जब बच्चे का मस्तिष्क शीघ्र ग्रहण करने सीखने के लिए तैयार होता है। तो आपको पता होगा, ये हो चुका है क्वेश्चन, संवेदनशील अवधि रहती है वो। कौन सी उम्र का जो बच्चा है प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है। तो जन्म से 8 साल तक का जो बच्चा है वो उसकी प्रारंभिक बाल्यावस्था कहलाती है, अर्ली चाइल्ड स्टेज जो कहलाती है। प्रारंभिक अनुभव है ना, अर्ली एक्सपीरियंस जो है किसको आकार देने के लिए आवश्यक है। तो यंग चाइल्ड जो रहते हैं उनको एक शेप देता है अर्ली एक्सपीरियंस, अर्ली एज एक्सपीरियंस, राइट। आंगनबाड़ी प्रशिक्षक, और इसमें सूझबूझ में क्या होना चाहिए, धैर्य होना चाहिए, हेरा फेरी कौशल ये नहीं होना चाहिए, नकल करने का कौशल, अच्छा खाना पकाने का कौशल, इन सबसे कहीं अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत है धैर्य रखना। बच्चे की वृद्धि और विकास में सहायता करने वाला क्या कारक है, सकारात्मक और भावात्मक रूप से सहायक परिवेश, पॉजिटिव और इमोशनली सपोर्टिव एनवायरनमेंट। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा को शिक्षा की कौन सी अवस्था माना गया है। तो ये बुनियादी अवस्था माना गया है, इसी के पहले मैंने जस्ट इस क्वेश्चन को सॉल्व कराया है। 6 से 8 साल के आयु वर्ग के जो है संदर्भ में क्या सही नहीं है, कि 6 से 8 का मतलब यहाँ पे आप समझ लिए, 6 से 8 का मतलब है क्लास 1 में बच्चा पहुंचता है और 2 में, क्लास 1 और 2 का बच्चा जो है वो 6 से 8 वर्ष का होता है। तो उसमें क्या सही नहीं है, तो व्यवहारिक प्रायोगिक गतिविधियां इस आयु वर्ग के लिए उपयुक्त नहीं है, यही सही नहीं है ना, क्योंकि उपयुक्त हैं व्यवहारिक, तो ज्ञान हमें देना ही चाहिए बच्चे, चाहे वो अर्ली चाइल्डहुड के क्यों ना हो। तो व्यवहारिक और प्रायोगिक गतिविधियां जरूरी हैं, एक्सपेरिमेंट्स के द्वारा सीखते हैं और एक्सपीरियंस के द्वारा बच्चे सीखते हैं, ये हमने पढ़ रखा है। प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल शिक्षा की कौन सी अवस्था माना गया है। तो बुनियादी अवस्था माना गया है, अर्ली चाइल्डहुड एज कहलाएगी ये। आईसीडीएस के तहत केंद्रों को किस नाम से जाना जाता है। तो आपको पता होगा आंगनबाड़ी को इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस है ना, ये माना गया है आंगनबाड़ी को।
तंत्रिका विज्ञान न्यूरोसाइंस के परिप्रेक्ष्य में ईसीसी की वकालत किस विचारधारा के आधार पर काम करती है? ये हमने पढ़ रखा है कि प्रारंभिक वर्ष में मानसिक और शारीरिक दोनों विकास क्या हैं, बहुत महत्वपूर्ण हैं। उसमें सिर्फ ये नहीं रहता कि मस्तिष्क का विकास होता है, सिर्फ शरीर का विकास होता है कि खेलने के लिए महत्वपूर्ण है। उसमें मानसिक और शारीरिक दोनों विकास होता है, ईसीसी ये मानता है। राइट। घर के अतिरिक्त बच्चे सबसे महत्वपूर्ण सूक्ष्म निकाय क्या है? जब घर के अतिरिक्त अब ये जो बन गया है क्या, आंगनबाड़ी, है ना, कि घर के अलावा जब अर्ली चाइल्ड रहता है तो उसके लिए आंगनवाड़ी बनाई गई है। और जो केंद्रीय विद्यालय उसमें बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट लाया गया है, जो एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म निकाय है। राइट। एक आंगनबाड़ी जो कार्य करती होती है उसमें सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए, क्या होना चाहिए कि आंगनबाड़ी के लिए दैनिक पेपर वर्क। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है कि आयु और विकासात्मक उपयुक्त खेल अनुभव प्राप्त करने। राइट, बच्चों को क्या करें, खेल के अनुभव प्रदान करने के लिए वो सक्षम होनी चाहिए, भागीदारी उसकी होनी चाहिए समुदाय में अपनी अच्छी छवि बनाने। तो ये इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि बच्चों को विकास के लिए वो काम करे, है ना। तो ये सारे उत्तर गलत होंगे, ये सबसे सटीक और उपयुक्त उत्तर होगा। 2 से 3 वर्ष की आयु अवधि का जो बच्चा रहता है, स्वतंत्र रूप से कार्य करना और अपनी देखभाल करने की ओर बढ़ता है, यह एज क्या कहलाती है? तो आपने इसके पहले यदि कॉन्सेप्ट वीडियो देखी होगी तो उसमें पढ़ा होगा, इसको बोलते हैं टॉडलरहुड, जब बच्चा 2 से 3 साल का रहता है। मैं अभी उसको दिखा देता हूँ, आप देख सकते हैं ये वीडियो है। इसमें एक डायग्राम बना हुआ है, जैसे बर्थ उसका होता है बच्चे का, तो स्टार्टिंग का क्या कहलाता है, इन्फेंसी कहलाती है 2 साल तक का। और 2 से 3 ईयर तक का बच्चे का जो एज है वो टॉडलरहुड कहलाता है। अब जब 3 से 6 ईयर का 6 साल का हो जाएगा, प्री स्कूल ईयर्स कहलाएंगे। और 6 से 8 साल का होगा, अर्ली ग्रेड कहलाएंगे। अर्ली ग्रेड का मतलब क्लास 1 और 2। प्री स्कूल का मतलब क्लास ये 3 से जब 6 साल का होगा बच्चा, तब हम उसका एडमिशन कहाँ पे करवाते हैं, आंगनबाड़ी में, प्री स्कूल में और बाल वाटिका में। ये तीनों एक ही तीनों नाम है। राइट। और इसी के बारे में एनईपी 2020 में दे रखा है कि अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन का मतलब जब बच्चा 3 साल से 8 साल तक के बारे में प्रावधान दिए गए हैं ईसीई में। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, ईसीसी स्टेज पर खेल किसमें एक महत्वपूर्ण शिक्षण के रूप में सहायता करता है? तो खेल किसके बारे में ज़्यादा जरूरी है? नैतिक विकास, शारीरिक समग्र विकास, संज्ञानात्मक विकास। तो ईसीसी में जो खेल दिया गया है, क्योंकि उन्हें सिर्फ खिलाना नहीं होता है, खेल के आधार पर सिखाना भी होता है। तो खेल एक समग्र विकास के लिए बहुत ज़रूरी होता है। ये खेल तो शारीरिक विकास तो होता ही, साथ में मोरल डेवलपमेंट भी होता है और संज्ञानात्मक विकास भी होता है। किससे? खेल के द्वारा। तो इसका सबसे उपयुक्त जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा समग्र विकास। समग्र विकास का मतलब हुआ होलिस्टिक डेवलपमेंट, हर तरह से उसका विकास। राइट, तो ये सही उत्तर है सी नंबर का। बच्चे कैसे सीखते हैं? सही विकल्प, ये हमने इंग्लिश वाली सीरीज में देखा है, पहला ही क्वेश्चन, कि बच्चे क्या करते हैं, कुछ करने से और प्रयोगों द्वारा सीखते हैं। बच्चों से हम प्रैक्टिकल करवाते हैं, एक्सपीरियंस करवाते हैं, तो बच्चे खुद ही सीखते हैं। आंगनबाड़ियों को इस नाम से भी जाना जाता है, तो आपने पढ़ा होगा आईसी आईसीसीडी, जो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, आईसीसीएस है ना, आईसीडीएस कहलाता है वो, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। तो एकीकृत बाल विकास सेवा केंद्र, इसी का हिंदी नाम है आईसीडीएस का। शरीर का कौन सा अंग जो है कमांड सेंटर समझा जाता है? तो ये मस्तिष्क है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में कौन सी अवस्था माना गया है? बुनियादी अवस्था, ये हो चुका है। कौन सा विकास का क्षेत्र में नहीं है? तो रट कर याद करना, ये विकास का कोई क्षेत्र नहीं है, डेवलपमेंट का डोमेन कोई नहीं है ये। बच्चे के जन्म से पहले ही कौन कौन से मार्ग बनने लगते हैं? तो सामाजिक, संवेदी, तो इसका क्या है, तंत्रिका है, न्यूरॉन्स बनने लगते हैं। एनईपी 2020 के अनुसार बुनियादी स्तर के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग है प्री स्कूल कार्यक्रम के लिए विचारणीय है? तो प्री स्कूल के लिए आपने देखा होगा कि जो प्री स्कूलिंग हो गई वो 3 से 5 साल की हो गई।
और इसके बाद क्या हो जाएगा, इसको बोलेंगे, आपने अभी देखा है कि 6 से 8 साल का बच्चा होगा वो स्कूल एजुकेशन में एंटर कर जाएगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो ये? ज़रूर, मुझे उम्मीद है आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत सारे नए क्वेश्चंस मिले होंगे जिसके थ्रू आपको ये ईसीसी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। तो जिसने यदि हमारी पुरानी ये वाली वीडियो नहीं देखी है जिसमें कॉन्सेप्ट की वीडियो मैंने बनाई है ईसीसी की, तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो देखने से ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा और एमसीक्यू लगाने से आपके कॉन्सेप्ट की एक परख हो जाएगी कि आपने कितना सीखा है, और नए क्वेश्चंस भी मिलते हैं जिससे और अधिक आप टॉपिक पर पकड़ बन जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो हमारी पसंद आ रही होंगी, और मैं कोशिश करता हूँ कि जो आपके केवीएस में सिलेबस है उसमें जो पेडागोगी का पार्ट है उसमें एक एक टॉपिक पर जो जो मुझे एनईपी से मिलते जा रहे हैं और जो ऑथेंटिक बुक से उससे जो टॉपिक मुझे मिलते जा रहे हैं, मैं लगातार वीडियो आपको देने की कोशिश कर रहा हूँ। बस आपसे एक रिक्वेस्ट रहती है ना, कि आप वीडियोस हमारी ज़रूर लाइक करिए, उससे हमें एक मोटिवेशन मिलता है आगे वीडियोस बनाने के लिए और हमें खुद मेहनत करने के लिए। और अपनी एक तैयारी को एक आप इस तरह से करिए कि इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है, क्योंकि मैं बता दूं ये जो ईयर 2022 चल रहा है और 2023, ये जॉब पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण वर्षों में से एक है, क्योंकि इस साल जितनी वैकेंसी डिपार्टमेंटों में निकल रही हैं अलग अलग, वो सबसे अधिक ही मानी जाएंगी। इसके बाद आप उम्मीद अगले वर्ष में सीधे 2027-28 में ही करिए, राइट, क्योंकि इसके पहले आने वाली नहीं है किसी भी तरह की वैकेंसी किसी डिपार्टमेंट में ज़्यादातर। तो ये एक मोटिवेशन होना चाहिए, इसे नेगेटिव सेंस में नहीं लेना चाहिए जबकि पॉजिटिव सेंस में लेना चाहिए कि हमें थोड़ा सा पढ़ाई को और बढ़ा देने की ज़रूरत है, क्योंकि लगभग 5 सालों तक कोई भी हमें वैकेंसी देखने को नहीं मिलनी है। सो प्लीज़ अपनी तैयारी को एक बूस्ट दीजिए, पढ़ाई बरकरार रखिए। आपका केवी का एग्ज़ाम मैं जो हेल्प कर सकता हूँ, मैं भी कोशिश करता हूँ अलग अलग टॉपिक ला करके, कहीं से भी मुझे मिलते हैं, चाहे वो निष्ठा ऐप हो, दीक्षा ऐप हो, न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो या अदर जो रिसोर्सेज हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।